मेरे ज़हन में एक आइडिया है, वो कुछ सोच कर बोली। कुछ दिन पहले मैंने मोहम्मद अली सोसाइटी के इलाके में एक कोठी देखी थी। इस पर फॉर सेल का बोर्ड लगा हुआ था। अगर हम वो कोठी ख़रीद लें तो इसे अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। मोहम्मद अली सोसाइटी किसी वीरानी में नहीं है, मैंने कहा। वहाँ हम खामखा लोगों की नज़रों में आ जाएंगे। वो कोई पसमानदा बस्ती नहीं है, ग्लोरिया ने कहा। वहाँ एक पड़ोसी दूसरे को नहीं जानता, हमें कौन पहचानेगा? हेडक्वार्टर का क्या मतलब है? क्या तुम कोई महकमा कायम कर रही हो? फिर हेडक्वार्टर बनने के बाद इसकी नौइयत कुछ और होगी। इस वीराने में तो हम कुछ भी करें, किसी पर कैसा ही तशद्दुद करें और वो कितना ही चीखे, दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं होता। ये वहाँ भी हो सकता है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। वो कोई मामूली इमारत नहीं है, बल्कि 4000 मुरब्बा गज पर फैली हुई है। इसमें ऊपर नीचे कम से कम 14 बेडरूम्स होंगे। इन्हीं में से कुछ कमरों को हम साउंड प्रूफ बना सकते हैं। एक कमरा कंप्यूटर के लिए वक्फ कर सकते हैं ताकि फर्डिनेंड की काबिलियत से कुछ फ़ायदा उठाएं। मसलन किस किस्म का फ़ायदा, मैंने पूछा। मैं शायद तुम्हें बताना भूल गई कि फर्डिनेंड कंप्यूटर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक में भी महारत रखता है। मैं इसकी तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करने लगा। वो तो अपनी तंजीम की दुश्मनी में ये सब कुछ कर रही थी, मगर इसमें मेरे मुल्क का फ़ायदा भी था। मैंने सोचा कि अगर इन्हीं लोगों के ज़रिए मेरे मुल्क को फ़ायदा पहुँच सकता है तो ज़रूर पहुँचना चाहिए। क्या सोचने लगे? ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। तुम्हारी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई। मैं ये सोच रहा हूँ ग्लोरिया कि इतनी बड़ी कोठी खरीदने के लिए रकम कहाँ से आएगी, मैंने कहा। ग्लोरिया बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। तुम बहुत भुलक्कड़ हो कामरान, इसने हंसते हुए कहा। इससे ये भी जाहिर होता है कि दौलत की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं है। अरे बाबा, अहमियत है, तभी तो पूछ रहा हूँ कि इतनी रकम कहाँ से आएगी। मेरे ज़ाती अकाउंट में बमुश्किल 2-4 लाख होंगी। अहमक हो तुम, ग्लोरिया ने मुंह बनाकर कहा। तुम वो रकम भूल गए जो वडेरे अहमद बख्श की? हाँ, याद आया। मैंने इसकी बात काट दी। मैं इस रकम को वाकई भुला बैठा था। जब आदमी के नज़दीक दौलत की अहमियत नहीं होती है तो वो इतनी बड़ी बड़ी रकमों को यूं ही फरामोश कर देता है। ग्लोरिया फिर मुस्कुराने लगी। बहरहाल इस रकम से हमारा काम हो जाएगा। मैं कल ही स्टेट एजेंट के ज़रिए इस कोठी का सौदा करती हूँ। दुआ करो कि वो कोठी अभी तक बिकी न हो। दूसरे दिन तैमूर वाकई अल्लन पहलवान को ले आया। अपनी जिसामत से वाकई वो पहलवान लग रहे थे। इनके साथ इनका एक शागिर्द भी था। इसने लकड़ी की एक संदूकची उठा रखी थी। तैमूर पहलवान जी को लेकर सीधा मेरे पास आ गया। मुझे देखते ही पहलवान जी बोले, देखने में तो ठीक ठाक ही लगता है, थोड़ी सी मेहनत करे तो अच्छा पहलवान बन सकता है। उन्होंने मेरे शाने पर हाथ मारा और आलती पालती मार के मेरे सामने बैठ गए। पहलवान जी, ये तैमूर ने कुछ कहना चाहा, बस अब तो चुप करो। पहलवान जी ने इसकी बात काटी। मैं जानूं और मरीज़ जाने। ये कहते हुए उन्होंने मेरी टांग पकड़ के घसीट ली। मरीज़ ये नहीं है पहलवान जी, तैमूर चीख कर बोला। ऐन इस वक्त ग्लोरिया भी कमरे में दाखिल हुई थी। जब पहलवान जी मेरी टांग खींच रहे थे वो बेतहाशा हंसने लगी। अरे यार, तो इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे मरीज़ के पास ले चलो और इस बीबी से कहो कि यहाँ बंदर का तमाशा नहीं हो रहा जो ये खी खी कर रही है। इसकी बात का बुरा मत माने पहलवान जी, मैंने आहिस्ता से कहा। बेचारी पागल है। पहलवान जी ने तासुब भरे अंदाज में ग्लोरिया की तरफ देखा और ज़ेरे लब बिड़बिड़ाए। वाह मेरे मौला, तेरी शान, कितनी सोनी लड़की है मगर पागल है। हमारी ये गुफ्तगू अगर ग्लोरिया सुन लेती तो मारने मरने पर आमादा हो जाती। वो मुझे देख देख कर वक्फे वक्फे से अब भी हंस रही थी। आइए पहलवान जी, मैं आपको मरीज़ के पास ले चलूँ, मैंने उठते हुए कहा। पहलवान जी भी बमुश्किल तमाम अपना भारी भरकम वजूद संभाल कर उठ खड़े हुए। तैमूर भी हमारे साथ था। वो मुझसे इंग्लिश में बोला। मैंने पहलवान जी से कहा है कि हमारे दोस्त ने छत की दूसरी मंजिल से जंप लगाई है। पहलवान जी अगर पूछे तो तुम भी यही बताना। पहलवान जी को देखकर फर्डिनेंड की आंखें चमकने लगी। इसके सामने हमने मुतअद्दिद बार कहा था कि तुम्हारा इलाज कोई पहलवान ही करेगा। तो ऐसा कर पुत्र, उन्होंने तैमूर से कहा, अपनी दोस्त को धोती बांध दे ताकि मैं अच्छी तरह टांगों के जोड़ देख सकूं। तैमूर ने फर्डिनेंड की पाइंती की तरफ पड़ी हुई चादर उठाई और फर्डिनेंड की तरफ उछालते हुए बोला, पहलवान जी चाहते हैं कि तुम जीन्स की बजाय धोती बांध लो। प्लीज़ ज़रा मेरी मदद करो, फर्डिनेंड ने कहा। मैं तो उठ नहीं सकता। मैं पहलवान जी को कमरे से बाहर ले गया ताकि तैमूर फर्डिनेंड के कपड़े बदल सके। पहलवान जी का शागिर्द रोबोट की तरह साथ साथ था। इसने जो संदूक उठा रखा था मेरे अंदाज के मुताबिक खासी भारी था, क्योंकि शागिर्द का चेहरा सुरख रहा था, मगर इसने एक लम्हे के लिए भी इस संदूकची को नीचे नहीं रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कोई खजाना है जिसे मौका पाते ही हम में से कोई उड़ा लेगा। फर्डिनेंड के दोनों घुटने बुरी तरह सूजे हुए थे। पहलवान जी ने इसके पाँव को ऊपर नीचे हरकत देना चाहिए, मगर तैमूर के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने घुटनों को मुख्तलिफ तरीकों से दबा कर देखा, फिर पुरख्याल अंदाज में बोले, मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये जोड़ छलांग लगाने की वजह से नहीं निकले। फिर वो फर्डिनेंड से मुखातिब हुए, तू बता पुत्र ये कैसे हुआ? मेरा ख्याल है कि किसी पहलवान से तेरी लड़ाई हो गई है। इसने गुस्से में आकर तेरे पाँव
पाँव ही नाकारा कर दिए हैं। इस बात को छोड़े पहलवान जी, तैमूर ने कहा कि ये कैसे हुआ, आप तो सिर्फ ये बताएं कि ये जोड़ बिठा सकते हैं या नहीं। ओ काका, पहलवान जी तैमूर को घूरते हुए बोले, जब तक मुझे असली बात मालूम नहीं होगी मैं इलाज कैसे करूंगा। अगर इसने छत से छलांग लगाई है तो जोड़ बिठाने के लिए मुझे इसके पैर खींचना पड़ेंगे। अगर किसी ने लड़ाई के दौरान इसके जोड़ निकाले हैं तो पाँव खींचने से इसे फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। आखिरी जुमला उन्होंने फर्डिनेंड से मुखातिब होकर कहा था। इस बेचारे को उर्दू कब आती थी। वो होंकों की तरह इनका मुँह तकने लगा। ये उर्दू नहीं समझता पहलवान जी। तैमूर ने फिर तफसील से बात पहलवान जी को बताई कि मरीज़ की हालत कैसे हुई। इसमें वो अपना जिक्र सिरे से गोल कर गया। वही फीके पहलवान जी शागिर्द से मुखातिब हुए, अब ये संदूकची रख दें, कोई ले के नहीं भागेगा इसे। शागिर्द तो पहले ही इस अजाब से छुटकारा पाने के चक्कर में था। इसने जल्दी से वो संदूकची सर से उतार कर नीचे रख दी। पहलवान जी ने संदूकची खोलते हुए कहा, पहले तो मैं दोनों घुटनों का वर्म उतारूंगा, इसके बाद ही जोड़ बैठ सकेंगे। उन्होंने एक डब्बा खोलकर इसमें से मरहम की शक्ल की कोई चीज़ निकाली और फर्डिनेंड के घुटनों पर मल दी। घुटनों पर लेप करने के बाद पहलवान जी उठते हुए बोले, कल फिर आऊँगा। कल तक अल्लाह ने चाहा तो सब वर्म उतर जाएंगे, फिर मैं जोड़ बिठा दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने वो डब्बा तैमूर के हवाले कर दिया जिसमें वो मरहम नुमा चीज़ थी। दिन में 3 दफ़ा घुटनों पर और जोड़ों की पिछली तरफ इसका लेप कर देना। ये कहकर उन्होंने अपने रोबोट शागिर्द को इशारा किया। इसने झपट कर संदूकची उठा ली। तैमूर इन्हें छोड़ने बाहर चला गया। मैंने फर्डिनेंड से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मेरी तकलीफ हैरत अंगेज़ तौर पर कम हो रही है। फिर वो तशक्कुर अमेज़ लहजे में बोला, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपका दुश्मन हूँ। दुश्मन थे, मैंने हंस कर कहा, मगर अब तुम हमारे दोस्त हो। फिर अचानक मैंने कहा, फर्डिनेंड तुम्हारी टांगें ठीक हो जाएंगी तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। दिल चाहे तो हमारा साथ देना, दिल ना चाहे तो मत देना। हमारी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। यू आर ग्रेट कामरान साहब। फर्डिनेंड खुशी से लरसती हुई आवाज़ में बोला, मैं अब भला कहाँ जा सकता हूँ। तंजीम के हाथ बहुत लंबे हैं, वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं आप ही लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। ग्लोरिया, मैंने बुलंद आवाज़ में इसे पुकारा। ग्लोरिया शायद कहीं नज़दीक ही थी। आवाज़ सुनते ही कमरे में आ गई। जब से इसने जीन शर्ट की बजाय साड़ी पहनी है, इसकी चाल में एक अजीब सा वक़ार और तमकनत पैदा हो गई थी। मैंने इसे कहा, फर्डिनेंड हमारे साथ शामिल होना चाहता है, क्या ख्याल है इसे भी इस कोठी की तफसीलात से आगाह कर दिया जाए। इस बात की क्या ज़मानत है कि आइंदा भी हमारा वफादार रहेगा। ग्लोरिया ने कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी मुझे अपनी बहन है। वो आजकल मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। मैं इसी बहन की कसम खा के कहता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का वफादार रहूँगा। फर्डिनेंड जज्बाती हो गया। इसके लहजे में सच्चाई की झलक थी। फिर ग्लोरिया ने इसे तफसील से मोहम्मद अली सोसाइटी कोठी के बारे में बताया। ज़रा चेक तो करो कि हमारे पास कैश कितना है। ग्लोरिया ने मुझसे कहा। मैंने अली मुराद को आवाज़ देकर कहा कि मेरा वो सूटकेस उठा लाओ जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया था। वो तो साहिब बंगले पर है। अली मुराद ने जवाब दिया, अभी गाड़ी आ जाए तो मैं सूटकेस ले आऊँगा। मुझे अचानक इस शेरॉड का ख्याल आया जो हमने हैदरी से उठाई थी। इसमें ज़ेवरात भी थे। मैंने अली मुराद से पूछा, वो शेरॉड कहाँ है जो? वो यहीं गैराज में मौजूद है। क्या मैं वो गाड़ी ले जाऊं? ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। मैंने कहा, इस गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। वो खातून अगर कुछ ज़्यादा ही बारसूख हुई तो पुलिस तुंदी से इस शेराड को तलाश कर रही होगी। मामला सिर्फ गाड़ी का नहीं बल्कि लाखों रुपए की मालियत के ज़ेवरात का भी है। तैमूर आ जाए तो मैं गाड़ी और ज़ेवरात मालकन तक पहुँचाने का बंदोबस्त करता हूँ। तैमूर की वापसी 1 घंटे में। इसके आते ही मैंने अली मुराद को सूटकेस के लिए रवाना कर दिया। फिर मैंने तैमूर से कहा, मेरे जहन से भी निकल गया और तुमने भी याद नहीं दिलाया कि वो शेराड वापस भी करना है। अगर हम में से कोई वहाँ गया तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। ऐसा करते हैं, इनकी गाड़ी और ज़ेवरात को किसी मसरूफ़ मार्केट के सामने छोड़ देते हैं। फ़ोन पर इन लोगों को इतला दे देंगे कि आपकी गाड़ी फ़लाँ मार्केट के सामने खड़ी है। फिर जब तक वो खातून वहाँ पहुँच नहीं जाती, हमें से एक गाड़ी की निगरानी करेगा ताकि कोई और इसे न ले उड़े। तो फिर फ़ोन पर इस खातून से ये भी कह देंगे कि वो चाहें तो किसी और को भी साथ ला सकती हैं, मगर इनका खुद आना भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बहुत एहतियात से डरते डरते वो शेराड निकाली। ज़ेवरात के डब्बे भी इसमें रखे और रवाना हो गए। मैंने इस गाड़ी को दोबारा हैदरी की मार्केट के पार्किंग एरिया में खड़ा कर दिया और तैमूर से कहा कि अब तुम खातून को फ़ोन करके यहाँ बुला लो। खातून का विजिटिंग कार्ड मैंने तैमूर के हवाले कर दिया और ख़ुद टहलने वाले अंदाज में वहाँ से रवाना हो गया। मेरी तवज्जो शेराड ही की जानिब थी। थोड़ी दूर जाकर मैं फिर लौटा। इसी वक्त मुझे बूट पॉलिश करने वाला एक लड़का नजर आया। मैंने इसे रोक लिया और इसे पूछा, इस जूते पे पॉलिश कर सकते हो? मेरे पैरों में हस्बे मामूल जोगर्स थे। पॉलिश वाले ने हैरत से मुझे देखा, फिर तंज़िया अंदाज में बोला, लगता है साहिब आपने ज़िंदगी में पहली बार जोगर्स पहने हैं। तुम कब से ये काम कर रहे हो? मैंने सर्द लहजे में इसे पूछा। मुझे बूट पॉलिश करते हुए 3 साल हो गए हैं। इसके बावजूद तुम्हें इल्म नहीं कि जोगर्स के लिए ख़ास तौर पर एक पॉलिश निकली है? मुझे वाकई इस पॉलिश का कोई इल्म नहीं। तुम लोगों के जूते पॉलिश करके कितना कमा लेते
हो? कभी 25 रुपये मिल जाते हैं, कभी 30। नौकरी करोगे? मैंने यूं ही सब पूछ लिया। जी नहीं, इसने साफ इनकार कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया, मैं नौकरी ज़रूर कर लेता मगर फिर मुझे पढ़ाई का वक़्त नहीं मिलेगा। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। क्या तुम पढ़ते भी हो? मैंने हैरत से पूछा। अगर ऐसा है तो एक दिन वाकई तुम बड़े आदमी बनोगे, मैंने खुलूस नीयत से कहा। मैंने तो यूं ही वक़्त गुजारी के लिए इसे रोका था, मगर यहाँ तो हर शख्स एक कहानी है। इसी वक्त मुझे तैमूर दिखाई दिया। वो टहलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। वो मेरे करीब आया तो मैंने इससे टेलीफोन के बारे में पूछा। इस दौरान में पॉलिश करने वाला लड़का वहाँ से जा चुका था। मैंने खातून को फ़ोन कर दिया है और इन्हें बता दिया है कि वो खुद ज़रूर आएँ। उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस वक्त घर में अकेली हूँ, इसलिए तुम ना भी कहते तो मैं खुद ही आती। फिर हमें मज़ीद आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान में वक़्त गुजारी के लिए हमने गन्ने के 2-2 गिलास घूंट घूंट करके पिए। फिर पान के कैबिन में जा खड़े हुए और इसी से गैर मुल्की और मुल्की सिगरेटों की मकबूलियत के बारे में मालूम करने लगे। पान वाला भी खासा बातूनी था। वो तफसील से बताने लगा कि कौन सा ब्रांड किस किस्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी गुफ्तगू अधूरी रह गई क्योंकि इस वक्त वहाँ पुलिस की एक मोबाइल वैन आकर रुकी। इसके पीछे एक टैक्सी भी थी। पुलिस की मोबाइल वैन देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। फिर टैक्सी से शराड की मालकन बरामद हुई तो मैंने और तैमूर ने वहाँ से खिसक जाने में ही आफियत समझी। हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुके थे। दूसरी सिम्मत से हमने एक टैक्सी पकड़ी और इसे नॉर्थ नाज़माबाद चलने को कहा। इस वक्त तक मुल्क में येलो कैब्स नहीं आई थी, इसलिए कम फासले के लिए टैक्सी वाले बहुत नखरे करते थे। मैं चाहता तो टैक्सी वाले को ज़बरदस्ती ले जाता, मगर मैं कोई हंगामा करने के मूड में नहीं था। इसलिए इसने 20 रुपये मांगे तो मैं 20 रुपये पर राज़ी हो गया। मैं इस वक्त बड़े साईं के बंगले पर जा रहा था। मीटर से वहाँ तक जाने के बमुश्किल 6 या 7 रुपये बनते। मैं टैक्सी वाले को वहाँ नहीं ले जाना चाहता था जहाँ हम मुकीम थे। मुझे उम्मीद थी कि बड़े साईं के बंगले से मुझे कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। हम लोग बंगले पर पहुँचे तो नौकरों ने बताया कि साईं अली मुराद अभी एक सूटकेस लेकर गया है, शायद वो गोड़ गया हो। यहाँ कोई और गाड़ी मौजूद है? मैंने पूछा। साईं गैराज में बड़े साईं की गाड़ी मौजूद है, मगर वो कुछ कहते कहते हिचकिचाने लगा। हाँ बोलो, मगर क्या? साईं अली मुराद के हुक्म के बगैर हम यहाँ की कोई चीज़ नहीं दे सकते, मुलाजिम ने दिल कड़ा करके कह दिया। पहले तो मुझे इनके इनकार पे गुस्सा आया, मगर फिर ये सोच कर उतर भी गया कि ये बेचारे तो मुलाजिम हैं, अगर ये इनकार कर रहे हैं तो इसमें इनका भला क्या कसूर। अरे कामरान, तैमूर ने मुँह बनाकर कहा, यहाँ से फासला ही कितना है? हम लोग 1-1.5 घंटे में पैदल ही वहाँ पहुँच जाएंगे। पैदल जाने के सिवा कोई चारा भी ना था, इसलिए मैं और तैमूर पैदल ही रवाना हो गए। अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। कुछ दूर तक तो स्ट्रीट लाइट की रोशनी ने साथ दिया, मगर फिर जल्दी ही हम आबाद इलाके को बहुत पीछे छोड़ आए। चलते चलते मैंने पूछा, तैमूर तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? मैं तो रिवॉल्वर हर घड़ी अपने साथ रखता हूँ, तैमूर ने कहा। कुछ ऐसी आदत पड़ गई है रिवॉल्वर की कि इसके बगैर मैं खुद को अधूरा समझता हूँ। फिर वह हंसकर बोला, रिवॉल्वर तो यकीनी तौर पर तुम्हारे पास भी होगा। मैं खुद भी रिवॉल्वर के इजाफी बोझ का आदी हो गया हूँ। बाथरूम में भी बगैर किसी हथियार के नहीं जाता। तैमूर से अब तक मेरी तफसीली मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इसे भी अपने आइंदा के मंसूबे से आगाह कर दिया। इस सारे सेटअप में एक बात खटक रही थी। मेरी बात सुनने के बाद इसने कहा, कौन सी बात? मैंने चौंक कर पूछा। आखिर ग्लोरिया को हमारे मुल्की मामलात की फ़िक्र क्यों है? इसे हमारे मुल्की मामलात से क्या सरोकार? वो तो इंतकाम में पागल हो रही है। मैंने सोचा कि वो जो कुछ करेगी इसमें हमारा ही फ़ायदा है, इसलिए मैंने भी इसकी तजवीज़ मान ली, वरना ग्लोरिया या फर्डिनेंड को इससे क्या दिलचस्पी कि हमारे मुल्क में हमारे ही खिलाफ साजिश हो रही है। हुकूमत आंखें बंद किए बैठी है। भारत के हज़ारों तखरीबकार मुल्क में घुसाए हैं, वो सब डाकुओं के भेस में है और इन डाकुओं ने हुकूमत को नाको चने चबवा दिए हैं। मैं इतने वसूख से ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वडेरे अहमद बख्श की तिजोरी से जो कागजात निकले थे, इन कागजात में इस साजिश का भी तज़किरा था। मैं और तैमूर अपनी ही धुन में मस्त चले जा रहे थे कि पीछे से किसी गाड़ी के हेडलैम्प की रोशनी नमदार हुई। सड़क के दोनों जानिब खुदरू घनी झाड़ियाँ थीं। मैंने फुर्ती से तैमूर का हाथ पकड़ा और दाएं जानिब नशीब में उतरता चला गया। गाड़ी जन से हम पे गर्द उड़ाती हुई गुजर गई। मैंने गाड़ी की तरफ एक झलक देखी थी, वो पुलिस की मोबाइल वैन थी। मैं हैरान था कि पुलिस की मोबाइल वैन का वहाँ क्या काम। फिर जिस तेज़ी से वो गई थी, इसी तेज़ रफ्तारी से लौटी भी थी। इस दफ़ा उन्होंने हमें देख लिया था, इसलिए छुपना बेकार था। गाड़ी ऐन हमारे सामने आकर रुक गई। फिर इसमें से पुलिस के मुसल्ले जवान कूद कर उतरने लगे। इन सब की राइफलों का रुख हमारी तरफ था। अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश मत करना, यह हुक्म इस सब इंस्पेक्टर ने दिया था जो इस मोबाइल की अगली सीट से बरामद हुआ था। मगर क्यों? मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या खता सरजद हो गई है हमसे? अपनी मातहतों की मौजूदगी में वो मेरा तंज बर्दाश्त न कर सका और आगे बढ़ के अचानक मेरे चेहरे पर चट्टाक से थप्पड़ रसीद कर दिया। आइंदा किसी पुलिस अफसर से बात करते वक्त ख्याल रखना कि लहजा इंसानों वाला हो, इसने अकड़ लहजे में कहा। तौहीन के एहसास से मेरा पूरा जिस्म सनसनाने लगा।
खून कनपट्टियों में ठोकरें मारने लगा, मगर मैंने बमुश्किल तमाम अपने गुस्से को ज़ब्त किया और कहा, ये रवैया इंसानों वाला है जो तुमने इख्तियार किया है। ज़्यादा बकवास की तो अभी यहीं लिटा दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने करख्त लहजे में कहा, चल गाड़ी में बैठ। मगर क्यों? मैंने फिर बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किया। मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है ये तो बच्चा जी थाने चलकर ही मालूम होगा। इसने तज़हीक अमेज़ लहजे में कहा, तो मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने सख्त लहजे में कहा। ओए हाँ, मैं जानता हूँ कि तू अमेरिका का सदर है। सब इंस्पेक्टर का लहजा तंजिया था, मगर थाने तो तुझे चलना ही पड़ेगा। चलो थाने, मैंने झिंझला कर कहा, मगर बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने दिल कड़ा करके कह तो दिया, मगर मैं एक दफ़ा गिरफ्तार हो जाता तो मेरा बचना मुहाल हो जाता। तमाम पुराने केसों की फाइलें खुल जाती। मुझ पे यूं भी वतन दुश्मनी, गद्दारी, कत्ल और डकैती के बेशुमार केस थे। एक दफ़ा तो मैं ग्लोरिया और वडेरे अहमद बख्श की वजह से बच गया था, मगर अब न जाने क्या हालात होते। न जाने पुलिस वाले हमें किस सिलसिले में थाने ले जाना चाहते थे, मगर हर सूरत में वहाँ मेरी शनाख्त हो जाती। फिर मामला पुलिस के हाथ से निकल कर दूसरी एजेंसियों के हाथ में चला जाता। वहाँ फायरिंग स्क्वाड पहले ही मेरा मुंतज़िर था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पुलिस वाले क्यों और कैसे हमारे पीछे आए हैं। बहरहाल वो वक़्त इस बात पर गौर करने का नहीं था। फौरी तौर पर मुझे इन पुलिस वालों से अपनी जान छुड़ाना थी, जो मुझे इस वक्त नामुमकिन नज़र आ रहा था। किस सोच में पड़ गए नवाब साहब। सब इंस्पेक्टर ने फिर तंज किया। फिर वो अपने एक मातहत से मुखातिब हुआ, अकबर खान इन्हें हथकड़ी लगाओ, ये लोग शराफत से नहीं जाएंगे। अकबर खान ने अपनी राइफल दूसरे सिपाही के हाथ में पकड़ाई और मोबाइल वैन से हथकड़ी की एक जोड़ी निकाल ली। वो पहले तैमूर की तरफ बढ़ा। इसने तैमूर की बाई कलाई पे हथकड़ी लगाई और इसे खींचकर मेरे नज़दीक कर दिया, क्योंकि दोनों हथकड़ियाँ एक ही जंजीर से मुंसलिक थीं। वो जो ही मेरे और सब इंस्पेक्टर के दरमियान में आया, मैंने इसके सीने पर पूरी कुव्वत से लात रसीद की। वो उलट कर सब इंस्पेक्टर पर गिरा। मैंने बिजली की सी तेजी से बाएं तरफ के नशीब में छलांग लगा दी। मैं पहले ही जायजा ले चुका था कि सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियां हैं। पकड़ो इसे, सब इंस्पेक्टर धाड़ा। मैंने इस दौरान में अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया था और झाड़ियों में दबका हुआ भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुन रहा था। इनकी वैन का एक हिस्सा मुझे वहाँ से भी नजर आ रहा था। मैंने वैन का निशाना लिया और एक के बाद दीगरे एक तरफ के दो टायर नाकारा कर दिए। फायर करके मैंने फुर्ती से अपनी जगह बदली और कुछ फासले पर मजीद घनी झाड़ियों में घुस गया। कांटेदार झाड़ियों में उलझ कर मेरी जैकेट कई जगह से फट गई। हाथों और चेहरे पर भी खराशें आई, मगर इस वक्त इन खराशों की कोई अहमियत नहीं थी। वो एक करमदाद। सब इंस्पेक्टर फिर दहड़ा, वो हराम ज़्यादा मुसल्ले है, तूने इसकी तलाशी क्यों नहीं ली पहले? सर जी, बात तो आप कर रहे थे, आप ही तो कहते थे। वो बकवास बंद करो। सब इंस्पेक्टर ने इसे झिड़क दिया। इसके साथी की तलाशी लो, मुझे यकीन है कि ये दोनों ही वारदातियाँ हैं, वरना हमें देख कर छुपते क्यों? इसकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस वक्त वो जा रहा था इसने हमें छुपते देख लिया था। मेरा ये ख्याल गलत था कि पहली दफ़ा इसने हमें देखा नहीं था। फिर मुझे इस बात का भी अफसोस था कि तैमूर अभी तक इनके कब्जे में है। इसके हाथ में हथकड़ी ना होती तो शायद वो भी फरार हो जाता, मगर मुझे लग रहा था कि हथकड़ी लगाने वाले सिपाही ने इसकी जंजीर मजबूती से पकड़ ली होगी। वैन के टायर नकारा हुए तो सब इंस्पेक्टर के मुंह से मुगल्लज़ात का तूफान उबल पड़ा और जवाबी तौर पर कई फायर एक साथ हुए। वो लोग बगैर देखे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और वो गोलियां भी इसी में चला रहे थे जहां मैंने छलांग लगाई थी। टॉर्च निकालो गाड़ी से, सब इंस्पेक्टर चीख कर बोला। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, गाड़ी में टॉर्च नहीं है सर जी, किसने जवाब दिया। तो फिर तुम इन झाड़ियों में जाओ और इसे पकड़ो, सब इंस्पेक्टर ने किसी को हुक्म दिया। तुम भी जाओ। अमीन खान, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वो मुसल्ले है सर जी। यह आवाज़ शायद इसी सिपाही की थी जिसे सब इंस्पेक्टर ने अमीन खान के नाम से मुखातिब किया था। वो मुसल्ले है तो क्या तुम निहत्ते हो? सब इंस्पेक्टर धाड़ा। इसके पास तो सिर्फ रिवॉल्वर है, तुम्हारे पास तो गन्नी है, तनख्वाह खोर हरामजादू। मैंने सोचा जवाब में कहूँ कि तनख्वाह तो हलाल की होती है, मगर इसमें हराम की इतनी आमेज़श हो जाती है कि हलाल और हराम का तनासुब आटे और नमक का होता है। फिर तनख्वाह तो इसे भी मिलती होगी, वो खुद क्यों पहल नहीं कर रहा? इसके हुक्म पर वो लोग झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि वाज़ेह तौर पर ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे एक से ज़ायद अफराद झाड़ियों में घुस गए हों। मैं दुम सादे बैठ रहा। अचानक पुलिस का एक सिपाही इन झाड़ियों में दाखिल हो गया जहाँ मैं छुपा बैठा था। इसकी नज़र अचानक ही मुझ पर पड़ी थी। मुझे देखकर चंद लम्हों को वो गंग रह गया। फिर इससे पहले कि वो कोई आवाज़ निकालता, मैंने चीते की सी फुर्ती से इसकी राइफल की नाली पकड़ के ज़ोरदार झटका दिया तो वो औंधे मुँह ज़मीन पर गिर गया। मैंने रिवॉल्वर का बट खासी कुव्वत से इसकी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। इस गरीब को आवाज़ निकालने का मौका भी न मिला और वो दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। मैंने इसकी राइफल और गोलियों की बेल्ट पर कब्जा किया और बहुत आहिस्तगी से वो जगह छोड़ दी। वो सिपाही या तो बहुत जीदार था या फिर इंतहाई अहमक, वरना पुलिस का कोई सिपाही यूँ अपनी जान खतरे में कब डालता है। दूसरा सिपाही इसके मुकाबले में ज़्यादा ज़हीन था, मेरी तरह वो भी झाड़ियों में दुबका बैठा था। इसकी नज़र भी अचानक ही मुझ पर पड़ी थी। इसने गन सीधी करके फायर करना चाहा, मगर इससे पहले ही मैंने चीनी हुई राइफल
राइफ़ल को डंडे की तरह घुमाया। राइफ़ल का बट्टी इसकी खोपड़ी पर पड़ा। ज़रब काफ़ी शदीद थी और मुझे खदशा था कि शायद इसकी खोपड़ी टूट गई है। इसके मुंह से कर्बनाक चीख बुलंद हुई तो सन्नाटा मजरूह होकर रह गया। मैंने इसकी गोलियों की बेल्ट पर भी कब्जा किया और राइफ़ल के दोनों सिरों को पकड़कर अपने घुटने पे मार के तोड़ दिया ताकि वो इनके काम की भी न रहे। इसकी कर्बनाक चीख सुनकर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने फुर्ती से अपनी जगह तब्दील की और मज़ीद आगे की तरफ बढ़ गया। मेरी आंखें अब खासी हद तक अंधेरे की आदी हो गई थी। मुझे आने वालों के हेवले दिखाई दे रहे थे। इन्हें मज़ीद दहशत ज़दा करने के लिए मैंने सिपाही से छीनी हुई राइफ़ल लोड की और इन पर फायर झोंक दिया। मैंने इनमें से एक की टांगों को निशाना बनाया था। इसकी चीख बहुत करीब थी। झाड़ियों से बाहर आओ, ओए तुम लोग, इंस्पेक्टर चीखा। गाड़ी में वायरलेस मौजूद है, वायरलेस के ज़रिए दूसरी मोबाइल यहाँ मंगवा लो। आज मैं इस बदमाश को छोड़ूंगा नहीं। फिर शायद इन लोगों को वो सिपाही मिल गए जिन्हें मैंने बेहोश किया था। अचानक कोई चीख कर बोला, सर जी, इसने जाहिद और अमीन खान को मार दिया है। ये सुनते ही वहाँ अफरा तफरी से मच गई। इस अफरा तफरी में मुझे वहाँ से फरार होने का मौका मिल गया। मैं कुछ दूर तक झाड़ियों में दौड़ता रहा। फिर एक महफूज जगह से मैंने सड़क पार की और दूसरी तरफ की झाड़ियों में चला गया। इन लोगों की सारी तवज्जो इसी जानिब थी जिस तरफ मैं छुपा हुआ था। मैं झाड़ियों में से गुजरता हुआ बेतहाशा मुखालिफ सिमत में भागा। वो झाड़ियाँ सड़क के साथ साथ बहुत दूर तक चली गई थी। फिर किसी गाड़ी के हेडलैम्प से फिजा रोशन हो गई। एक मरतबा फिर झाड़ियों में दबक गया। गाड़ी सन्नाटे से गुजर गई, मगर इसके बावजूद मैंने देख लिया कि वो पुलिस की मोबाइल वैन है जो यकीनन सब इंस्पेक्टर के बुलाने पर आई है। गाड़ी गुजरते ही मैं एक दफ़ा फिर दीवाना वार दौड़ने लगा। मैं और तैमूर आबादी से ज़्यादा दूर नहीं गए थे, मुश्किल से 1.5 मील होंगे। मैंने पलट कर देखा, वायरलेस वाले अब सर्च लाइट की मदद से मुझे इन झाड़ियों में तलाश कर रहे थे जहाँ मैं छुपा था, क्योंकि वहाँ मुझे तेज़ रोशनी नज़र आ रही थी। झाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हुआ तो मैंने सिपाही से छीनी हुई राइफ़ल और गोलियों की बेल्ट वहाँ फेंक दी, क्योंकि इन चीज़ों की मौजूदगी में मुझे पुलिस की कोई भी मोबाइल पकड़ सकती थी। आबादी में आते ही मैंने अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी। जल्दी मुझे खाली रक्षा नजर आ गया। मैंने हाथ देकर इसे रोक लिया और नॉर्थ नाज़माबाद चलने को कहा। वो मीटर से रुपए से ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। इस वक्त तो अगर 100 रुपये भी मांगता तो मैं इनकार न करता। मेरा इरादा था कि इन सबसे पहले बड़े साईं के बंगले पर जाऊं, फिर अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर निकलूं। रक्शे ने मुझे 10 मिनट से भी कम अरसे में नॉर्थ नाज़माबाद पहुंचा दिया। मैं जानबूझकर बड़े साईं के बंगले से काफ़ी दूर उतर गया और रक्शे वाले को पैसे देकर इसके सामने ही सड़क पार करने लगा। हालांकि बड़े साईं का बंगला इसी तरफ था, मगर मैं नहीं चाहता था कि पुलिस रक्षा वाले के जरिए सुराग रसानी लगाती हुई मुझ तक पहुँच जाए। अब रक्शे वाले से पूछा भी जाता तो वो यही बताता कि मैंने एक शख्स को बिठाया था, मगर वो सड़क पार करके सामने वाले ब्लॉक की तरफ गया था। रक्शे वाला चला गया तो मैंने दोबारा सड़क पार की और बड़े साईं के बंगले की तरफ चल पड़ा। मुसलसल भाग दौड़ की वजह से मेरी हालत तबाह हो गई थी। बड़े साईं के बंगले का फासला वहाँ से ज़्यादा नहीं था, मगर ये फासला मैंने 10 मिनट में तय किया। बंगले के गेट के पास पहुंचकर मैंने मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, फिर कॉल बेल का बटन दबा दिया। फ़ौरन ही गेट की ज़ेली खिड़की खुली और मुझे चौकीदार का चेहरा नजर आया। मुझे देखते ही इसने रास्ता दे दिया। पोर्च में बड़े साईं की वो गाड़ी मौजूद थी जो अली मुराद के इस्तेमाल में थी। इसका मतलब था कि अली मुराद यही मौजूद था या फिर गाड़ी यहाँ छोड़कर किसी दूसरी गाड़ी से गया था। घंटी की आवाज़ सुनकर बड़े साईं का एक और मुलाजिम भी बरामदे में आ गया। वो पूरी तरह मुसल्ले था, वो भी मुझे पहचानता था। मुझे देखते ही इसने कहा, साईं आप कहाँ थे? साईं, अली मुराद तो आपकी वजह से बहुत परेशान है। वो है कहाँ? मैंने पूछा। अंदर बैठा है, इसने जवाब दिया। मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो अली मुराद घबरा कर खड़ा हो गया। साईं आप खैरियत से तो है ना? आपके जिस्म से तो खून बह रहा है। मामूली खराचे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है, मगर तुम यहाँ कैसे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। आपको कुछ पता नहीं? अली मुराद ने कहा। बात क्या है? मैंने तशवीश से पूछा। तुम जानते हो मैं और तैमूर वो शरार छोड़ने गए थे। साईं आपने मुझसे कहा था कि मैं आपका सूटकेस ले आऊँ। मैं जा रहा था तो ग्लोरिया बीबी ने कहा कि पहले इस लाश को ठिकाने लगा दूँ। लाश को? मैंने हैरत से पूछा। जोनाथन को तो तुमने इसी रोज़ ठिकाने लगा दिया था। ग्लोरिया ने आपके निकलते ही इस नए कैदी को भी हलाक कर दिया था जिसे मैं और तैमूर लेकर आए थे। वो तो बहुत खूनी औरत है कामरान साईं, आदमी को तो वो मक्खी की तरह मार देती है। अली मुराद ने मुँह बनाकर कहा। वो शुरू ही से ग्लोरिया को पसंद नहीं करता था। इस लाश को ठिकाने लगाने के बाद मैं बंगले में आया। फिर मैंने गाड़ी अच्छी तरह धुलवाई ताकि कहीं खून का धब्बा न रह जाए। इसके बाद मैं सूटकेस लेकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ ना ग्लोरिया थी ना फर्डिनेंट। इसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, और खुदा डनू वो तो होगा वहाँ? नहीं कामरान साईं, खुदा डनू का भी कोई पता नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ फायरिंग हुई है, क्योंकि बंगले की दीवारों पर जगह जगह गोलियों के सुराख थे और चली हुई गोलियों के खौल बिखरे हुए थे। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।